हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी बात कर रहे थे L2 मैथ हो रहे साइंस के ऊपर है। तो आज अपना जो साइंस पोर्शन का टॉपिक जो है वो अपनी फिजिक्स का रहने वाला है। फिजिक्स का हमने इससे पहले बायोलॉजी के टॉपिक देखे कुछ। अगर एक किसी विद्यार्थियों ने उन टॉपिक को नहीं लगाया है तो वो टॉपिक लगा ले। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे उनके ऊपर हमने चर्चा की विस्तार से, और उसके बाद उसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। आज अपने टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का जो यांत्रिकी टॉपिक है, इसके ऊपर। यांत्रिकी एक ऐसा टॉपिक है, ये फिजिक्स का आधार माना जाता है और इसी से फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, फिजिक्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स से क्या चीज है, इसके ऊपर इन सभी बातों की जो गहनता है वो इस यांत्रिकी के अंदर ही देखने को मिलती है। अपने को कहां? यांत्रिकी के अंदर देखने को ही मिलती है। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक भी जरूर करें। देखो, आपके एक लाइक करने से क्या होता है कि हमें एक नया ऊर्जा मिलती है, जिससे हम आपके लिए नया नया कंटेंट और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन बातों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और उन बातों को आप तक शेयर करेंगे। तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं और या फिर अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं शिक्षा से संबंधित वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है वहां जाके लिंक दे रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के, वो आप ज्वाइन करें। वहां से आपको प्रत्येक जो क्लास की पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो भी मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज अपना फिजिक्स का टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और फिजिक्स का टॉपिक रहने वाला है यांत्रिकी। कौन सा? यांत्रिकी। इसके ऊपर आपने चर्चा करने वाले हैं। तो यांत्रिकी के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं भौतिक राशियों की। किसकी बात करते हैं? भौतिक राशियों की बात करते हैं। भौतिक राशियां जो है इनको हम दो रूप में पढ़ते हैं, एक तो दिशा और परिमाण के आधार पर, और एक हम मापन या मात्रक के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं? मापन या मात्रक के आधार पर देखते हैं, और एक दिशा या परिमाण के आधार पर देखते हैं। दिशा या परिमाण के आधार पर हम दो रूप में पढ़ते हैं, अदिश और सदिश राशियां। और मापन या मात्रक के आधार पर हम तीन रूप में पढ़ते हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। हम इन तीन रूपों को पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने इनके विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो मापन या मात्रक के आधार पर जो राशियां हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। मापन या मात्रक के आधार पर जो राशियां हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो मूल राशियां हैं, जो अपनी मूल राशियां हैं, मूल राशियां जो है वो कितनी मानी गई है? 7 मूल राशियां मानी गई है अपनी। कितनी राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। ये 7 अपनी क्या है? मूल राशियां हैं। ये 7 अपनी क्या है? मूल राशियां हैं। और ये सामने इनके क्या दे रखे हैं? जो मात्रक है वो दे रखे हैं। जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, और समय का मात्रक हम सेकंड पढ़ते हैं, और ताप का मात्रक केल्विन है, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। फिर आपने बात करती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है। मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है वो राशियां क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी है? जैसे चाल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है आदि। ये सारी राशियां जो है ये कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। इन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है। और तीसरी राशि आ जाती है पूरक राशियां। कौन सी राशियां? पूरक राशियां। पूरक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो समतल कोण और एक घन कोण। एक तो समतल कोण होती है और एक घन कोण जो होते हैं वो होती है ना। तो समतल कोण है इसका मात्रक हम पढ़ते हैं रेडियन, और घन कोण का हम पढ़ते हैं स्टेरेडियन।
ओके, हाँ जी। उसके बाद अपने बात करते हैं दिशा या परिमाण के आधार पर राशियां देखते हैं। तो इसमें हम दो प्रकार की राशियां पढ़ते हैं, सदिश और अदिश राशियां। तो सबसे पहले बात करते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां वो राशियां होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, वो कौन सी होती है? सदिश राशियां होती है। वो कौन सी होती है? सदिश राशियां होती है। जैसे विस्थापन है, त्वरण है, वेग है, संवेग है, ये राशियां कौन सी है? ये सदिश राशियां हैं। ये कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। और इसके अलावा अदिश राशियां वो राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वो कौन सी राशियां होती है? अदिश राशियां होती है। जैसे ऊर्जा है, समय है, कार्य है, दाब है, लंबाई है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, ताप इत्यादि, ये सारी राशियां जो है ये कौन सी है? अदिश राशियां कहलाती है। अब अपने मापन पद्धति की बात करते हैं। तो मापन पद्धति में अपने तीन प्रकार के जो मात्रक है उनको यूज करते हैं। एक सीजीएस पद्धति में हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पढ़ते हैं। और एफपीएस में हम फुट, पाउंड और सेकंड पढ़ते हैं। एमकेएस में हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड पढ़ते हैं। और एक पद्धति अपनी एसआई, एक पद्धति कौन सी है? एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है। और इसका जो लागू की गई, ये कब लागू की गई? 1971 में इस जो पद्धति को लागू किया गया। अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इसको। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। हाँ जी। तो ये मापन पद्धतियां हैं। मापन पद्धतियों में अपने क्या देखते हैं? इनके जो मात्रक है उनको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले दूरियों के मापन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूरियों के मापन की बात करते हैं। दूरियां जो है, जैसे प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक प्रकार का दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है? दूरी का मात्रक है। या यूं कहें, प्रकाश वर्ष के अंदर चली गई जो दूरी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। या यूं कहें, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। खगोलीय इकाई भी एक दूरी का मात्रक है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी मापी जाती है, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच की जो दूरी मापी जाती है वो दूरी कौन सी होती है? खगोलीय दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े बच्चे अच्छे से याद रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, या एक खगोलीय इकाई बराबर कितने मीटर के बराबर होती है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करें। हाँ जी। फिर आता है पार्शिक। ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है ये पार्शिक। और एक पार्शिक बराबर होता है 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। समुद्री मील कौन सी आ गई? समुद्री मील। जो समुद्र की जो दूरियां हैं वो मापी जाती है, वो मील में मापी जाती है, जिसे अपने समुद्री मील के नाम से जानते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील जो है वो कितने के बराबर है? 1.852 किलोमीटर के बराबर है। अब बात करते हैं अपने जो अभी अपने देखी जो राशियां थी, जो हमने मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, और साथ ही साथ हमने जो सदिश राशियां, अदिश राशियां देखी। इन राशियों कौन कौन सी जो मुख्य राशियां हैं जिनको अपने फिजिक्स में यूज करते हैं, और उनके मात्रक क्या है, किस राशि का क्या मात्रक है, ये ध्यान रखते हैं। और उन मात्रक को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखें, लंबाई या फिर दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम है।
समय का मात्रक हमेशा सेकंड में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे? सेकंड में लेके चलेंगे, मिनट या घंटे में नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर अपने वर्ग मीटर पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं? वर्ग मीटर पढ़ सकते हैं। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब, या फिर अपने इसको घन मीटर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? घन मीटर पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वेग या जो चाल का मात्रक है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरीके से अपने त्वरण का मात्रक क्या पढ़ते हैं? अपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरीके से अन्य राशियों के देख लेते हैं अपने। बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। दाब का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। याद रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक अपने क्या पढ़ते हैं? वाट, या फिर जूल प्रति सेकंड। क्या पढ़ते हैं? जूल प्रति सेकंड। क्या पढ़ते हैं इसको? जूल प्रति सेकंड भी पढ़ते हैं अपनी, जूल प्रति सेकंड। ओके, हाँ जी। या फिर अपने वाट, क्या पढ़ते हैं? वाट। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसी तरीके से आवर्तकाल का होता है सेकंड। आवर्तकाल देखो एक प्रकार का समय है, एक प्रकार का क्या है? समय। ये अपनी जो दोलन गति होती है उस दोलन गति में इसका यूज करते हैं अपनी। तो दोलन गति के अंदर हम पढ़ते हैं आवर्तकाल। जो आवर्तकाल होता है ये एक समय है, तो समय का मात्रक क्या लेना है? हमें सेकंड लेना है, याद रखना है। हाँ जी। गुरुत्वीय त्वरण देखो, त्वरण है एक प्रकार का, क्या है? त्वरण है। तो त्वरण है, इसका मतलब त्वरण का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पलायन वेग, ये एक वेग है एक प्रकार का, देखो एक प्रकार का क्या है? वेग है। तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। पृष्ठ तनाव या इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? पृष्ठ तनाव का जूल प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर इसको न्यूटन प्रति मीटर भी पढ़ते हैं अपनी। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन प्रति मीटर भी पढ़ते हैं। ताप का हम क्या पढ़ते हैं? केल्विन। और परम ताप का भी क्या होता है? केल्विन। ताप कोई भी है तो उसका मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। याद रखना है, ताप को केल्विन में लेके चलते हैं फिजिक्स के अंदर, ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ जी। इसके अलावा जो मापन पद्धतियां अपने देखते हैं कि उसको क्या लिखा जाता है, ध्यान दे। 10 की पावर 18 है, इसको अपने क्या पढ़ते हैं? हेक्सा, जिसको ई से लिखते हैं अपनी। इसी तरीके से 10 की पावर 15 है, इसको क्या पढ़ते हैं अपने? पीटा, और इसको पी से लिखते हैं। 10 की पावर 12 क्या पढ़ते हैं? टेरा, जिसको टी से लिखते हैं। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 3 किलो। 10 की पावर 2 हेक्टो। 10 की पावर 1 डेका। 10 की पावर -1 डेसी, ध्यान रखना है। और 10 की पावर -2 सेंटी, क्या लगा देते हैं? सेंटी। 10 की पावर -3 मिली। 10 की पावर -6 माइक्रो। 10 की पावर -9 नैनो। 10 की पावर -12 पिको। 10 की पावर -15 फेमटो। और 10 की पावर -18 एटो। क्या पढ़ते हैं? एटो। तो ध्यान रखना है किसे कितनी पावर को हम क्या लिखते हैं, और उसका जो प्रतीक है, सिंबल जो है वो क्या है अपने पास, ये याद रखना है। ये पूछा जाता है सिंबल, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट बात है, जो महत्वपूर्ण है, जो उपकरण है अपने मापन उपकरण, उनकी बात करते हैं। यहां से प्रश्न उठा लिया जाता है, जो उपकरण है उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की जो तीव्रता है वो किसमें मापी जाती है? जो उपकरण होता है मापने वाला वो क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसी तरीके से वायु की गति है या फिर शक्ति मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। इसी तरीके से वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब है, ये किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। उष्मा की जो मात्रा है वो कैलोरीमीटर, किसके द्वारा मापी जाती है? कैलोरीमीटर के द्वारा मापी जाती है। निम्न ताप
कौन सा निम्न ताप, इसको किसमें मापा जाता है, क्रायोमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखना है किसके द्वारा, क्रायोमीटर के द्वारा। समुद्र या फिर नदी की जो गहराई है, समुद्र या फिर जो नदी की गहराई है उसका जो मापन किया जाता है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, वो फेदोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फेदोमीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा की जो प्रबलता है, विद्युत धारा की तीव्रता तो एमीटर के द्वारा, और प्रबलता जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है, या इसको धारा मापी के नाम से भी जानते हैं आप, धारा मापी भी याद रख सकते हैं इसकी जगह। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, वस्तुओं का जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो किसमें मापा जाता है, हाइड्रोमीटर में। और दूध की जो शुद्धता होती है, भी दूध कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, ये किसके द्वारा मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला जो यंत्र होते हैं उसको किसमें मापा जाता है, केस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, केस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो होती है, जो वाहन द्वारा दूरी तय की गई है, जो दूरी मापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है, ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है जो भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता होती है, भूकंपीय जो तरंगों की तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। हाँ जी। इसकी जो भूकंपीय तरंगों को रिएक्टर पैमाने पर भी मापा जाता है। किस पर है, रिएक्टर पैमाने पर भी मापा जाता है। जो गतिमान वाहन होते हैं उनकी जो गति होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो उपकरण से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, उस उपकरण का नाम पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखना है आपको। अब अपने बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, विमाएं। विमाओं की बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं, विमाओं की बात करते हैं। तो विमाओं के लिए हमें उसका जो सूत्र है वो सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूत्र जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ जी। तो विमाएं क्या होती है, देखो भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए, भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है अपने, उन्हें ही उस राशि की क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। यानी कि अपने अभी बात कर रहे थे भौतिक राशियों की, और भौतिक राशियां हमने मुख्य रूप से जो दो प्रकार से पढ़ी, एक तो दिशा या फिर परिमाण के आधार पर, और दूसरी हमने किसके आधार पर देखी, दिशा और परिमाण के आधार पर जो राशियां देखी वो हमने कौन सी देखी, सदिश राशियां और अदिश राशियां देखी। हमने कौन सी देखी, सदिश और अदिश राशियां देखी। साथ ही साथ हमने देखी जो मूल राशियां हैं और या फिर जो व्युत्पन्न राशियां हैं, पूरक राशियां हैं, ये देखी। ये किसके आधार पर होती है, ये मात्रक या मापन के आधार पर जो राशियां होती है वो राशियां थी 3 प्रकार की। तो जो व्युत्पन्न राशियां हैं उन राशियों को प्राप्त करने के लिए जो अपने पास मूल राशियां होती है, उन मूल राशियों से क्या करना, जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके जो मात्रक है, उन मात्रकों को निकालने के लिए जो मूल राशियां थी उनके जो मात्रक थे, उन मात्रकों के ऊपर जो घातें लगानी पड़ती है, उन घातों को ही हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे अपने इसका जो सूत्र यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, एल के अंदर पावर लगा देते हैं, फिर एम की पावर लिखते हैं और फिर टी की पावर जो है वो लिखते हैं। ये विमीय सूत्र है। क्या है, विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र पूछा जा सकता है आपसे, विमीय सूत्र क्या है। कुछ है जैसे क्षेत्रफल की बात करें अपने, देखो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, ये भी दूरी है एक प्रकार की, देखो, और ये भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का मात्रक हमने क्या पढ़ा अभी, मीटर। क्या पढ़ा, मीटर। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर है और इसका मात्रक भी क्या है, मीटर है। यानी कि जो लंबाई है, जो मीटर है, उसको किस में लिखेंगे, अपने एल के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, एल के रूप में। तो क्या आ जाएगा, एल इंटू एल, यानी कि एल की पावर कितनी होगी अपने पास, 2। कितनी आ गई, एल की पावर 2 आ गई। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, यानी कि एल की पावर 2, एम की पावर 0, टी की पावर 0, अपने इस रूप में इसको पढ़ सकते हैं।
यानी कि अपने से पूछ ले कि क्षेत्रफल की विमा क्या है, तो क्षेत्रफल की विमा क्या आ जाएगी, L की पावर 2 m की पावर 0 t की पावर 0। इसी तरीके से हम किसी भी सूत्र की जो विमा है वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आयतन की देखो, आयतन का सूत्र क्या पढ़ते हैं हमने, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई। लंबाई भी देखो दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और मोटाई भी क्या है, दूरी है। और दूरी का मात्रक अपने क्या पढ़ते हैं, मीटर। दूरी का मात्रक क्या पढ़ते हैं, मीटर। मीटर है, इसका मतलब इसको कैसे दर्शाएंगे अपने, L से दर्शाएंगे, तो L की क्यूब आ जाएगी। देखो क्या आ जाएगी, L की क्यूब आ जाएगी, यानी कि L इंटू L इंटू L, तो क्या बन जाएगा, क्यूब। तो इसकी अपने अगर विमा के रूप में लिखना चाहे तो क्या बन जाएगा, L की पावर 3 m की पावर 0 t की पावर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L की पावर 3 m की पावर 0 t की पावर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से वेग या चाल की बात करें तो वेग या चाल की जो बात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, d बटा t, d बटा t होता है। d जो है अपने पास है उसका जो एक प्रकार की दूरी है, d क्या है, एक प्रकार का दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, L। और t एक समय है, तो समय का क्या आ जाएगा, t। क्या आ जाएगा, t। तो ध्यान दें यहां L की पावर तो 1 है और t की पावर भी 1 है, बटा में देखें। अब इसको अपने ऊपर लेके जाना है और ऊपर लेके जाते हैं तो अपने क्या करते हैं, जो घातें होती हैं उनका साइन चेंज करते हैं। तो इस t की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, L की पावर तो 1 और t की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और m की पावर क्या रहेगी, 0। m की पावर क्या आ जाएगी अपने पास से, 0 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो विमा है वो आ जाएगी। इसी तरीके से त्वरण समय है, तो त्वरण समय जो है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और समय, वेग में परिवर्तन और समय। तो वेग में परिवर्तन क्या आया था अपने पास, L t की पावर -1। देखो L t की पावर -1 और t और आ गया बटा में, t और लिया हमने बटा में, तो t की पावर जो विमा है उसको किससे लिखेंगे, t की पावर 1 से। t की पावर क्या आ जाएगी, 1। अब इस 1 को फिर ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यानी कि L की पावर 1 और t की पावर -2 और m की क्या रह जाएगी, 0। m क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इसी तरीके से आवेग जो है, आवेग क्या होता है, बल इंटू समय। क्या होता है, बल इंटू समय होता है। तो बल इंटू समय है, इसका मतलब बल का क्या आ जाएगा, m और L, m भी 1 और L भी 1। t का क्या आ जाएगा, -1। t का क्या आ जाएगा, -1। हाँ जी। अब बात करते हैं हमने दूरी और विस्थापन की। किसकी बात करते हैं, दूरी और विस्थापन से प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। दूरी और विस्थापन। दूरी, दूरी क्या होता है, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई या तय किए गए मार्ग की जो कुल लंबाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा कोई भी मार्ग तय किया जा रहा है, उस मार्ग की जो लंबाई होगी वो लंबाई ही क्या कहलाती है, एक प्रकार की दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होती है। और ये दूरी जो होती है अभी हमने देखा किस प्रकार की राशि है, ये अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। दूरी का जो मात्रक है वो क्या पढ़ते हैं अपने, मीटर। क्या पढ़ते हैं, मीटर। और एक चीज और याद रखना हमेशा, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की जो परिवर्तन की जो दूरी होती है, परिवर्तन की जो दूरी आएगी वो क्या होगा, विस्थापन होगा। वो क्या होगा, विस्थापन होगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, जैसे मान लो ये अपने पास कोई फील्ड है, ये एक फील्ड है और यहां से इस ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया इधर, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये भी मान लिए अपने 10 मीटर है। यहां से चलना शुरू किया, बी पॉइंट पे आए, बी से फिर सी पॉइंट पे पहुंचे, सी से फिर डी पॉइंट पे पहुंचे और डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद अपने यहां पूछ ले, अगर वो कह दे एग्जामिनर है कि ए और डी के जो ए से डी तक चली गई दूरी जो है वो कितनी है, ए और डी से चली गई दूरी है वो दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी हुई देखो 10, 10 और 10 यानी कि 30 मीटर होगी। कितनी आ गई, 30। अगर पूछ ले वो विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की सीधी दूरी होती है। क्या होती है, सीधी दूरी होती है। तो विस्थापन इसका कितना होगा, 10 मीटर होगा। या यूं कहे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। याद रखना है। इसी तरीके से इसको ऐसे दे दे, मान लो कि ये अपने पास है
10 है, ये भी 10 मान लिया, ये भी 10 मान लिया और ये भी 10। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां से यहां गए, फिर यहां गए, पूछ ले सी पॉइंट, यानी कि ए से सी पॉइंट पर जाने में जो विस्थापन है वो विस्थापन कितना है। तो विस्थापन कौन सा होगा, ये जो सीधी दूरी आएगी ये आएगा। ये कौन सी, जो सीधी दूरी दे रखी है, ये जो सीधी दूरी आएगी ये विस्थापन है। यानी कि विस्थापन है इसका अपने देखो ये एक प्रकार का वर्ग बन रहा है और वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहां एक अपने पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी। तो इसका विस्थापन तो कितना बना, 10√2 बना, और जो इसकी दूरी है वो कितनी बनी, 10 ये गई और 10 ये चली, तो कितनी चली टोटल है 20 मीटर। दूरी तो पूछे तो 20 मीटर है और जो विस्थापन है वो कितना आया, 10√2 मीटर आया। ध्यान रखना इस चीज का। और ये एक प्रकार की क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है, ध्यान रखना है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, दूरी और वस्तु में अंतर क्या है, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी हो सकता है, याद रखना है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि विस्थापन जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जबकि जो दूरी है अपनी, दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ये ध्यान रखना है। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ध्यान रखना है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे हम किसी पत्थर को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंकते हैं तथा पत्थर दोबारा अपनी जगह पर वापस से आकर गिरता है, वापस आकर गिरता है। जैसे पत्थर को फेंका और वापस वो उसी जगह आकर गिर गया, तो उसने दूरी तो तय कर ली, लेकिन विस्थापन उसका क्या हो गया, शून्य हो गया। विस्थापन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। याद रखें, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। प्रारंभिक के और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन होता है, ध्यान रखना है। इस दशा में पत्थर ने 5 मीटर ऊपर जाने में और 5 मीटर ही वापस आने में कुल 10 मीटर की दूरी जो है वो तय कर ली, लेकिन दोबारा पत्थर जो है वो अपनी जगह वापस आ गया। यहां उसकी स्थिति में कोई जो परिवर्तन है वो नहीं हुआ है, यानी कि जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है वो वापस वही रह गया। जैसे मान लो कि यहां से पत्थर फेंका, ऊपर गया पत्थर और ये 5 मीटर गया और 5 मीटर ही वापस से उसी जगह आ गया, ये यानी कि वापस से उसी स्थान पर वापस आ गया। ये तो दूरी तो इसने 5 मीटर जाने में और 5 मीटर ही आने में तय कर ली, यानी कि दूरी तो होगी इसकी 10 मीटर। विस्थापन क्या हुआ, इसका जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है वो दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। तो उनके बीच की जो दूरी आई वो क्या आई, जीरो हुई। तो इसका विस्थापन है वो भी क्या हुआ, जीरो हुआ। विस्थापन है वो भी क्या हुआ, जीरो हुआ, ध्यान रखना है। विस्थापन है शून्य, विस्थापन है शून्य कब होता है, जब वस्तु क्या हो, विरामावस्था में हो तो वो शून्य होता है, वापस लौट कर आती हो तो शून्य होता है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो विस्थापन शून्य होता है। तो शून्य कब कब होता है, याद रखना है। विरामावस्था में शून्य होता है, वापस लौट कर आती है तो शून्य होता है, अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो भी शून्य होता है, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है तो अर्धवृत्त पूरा करने में दूरी और विस्थापन होगा। ये रीट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है कि एक वस्तु है जो आर त्रिज्या के एक वर्ताकार जो पथ है उस वर्ताकार पथ पर क्या है, गतिमान है और एक अर्धवृत्त को पूरा कर रही है। जैसे ये कोई पथ था और यहां से ये चली मान लो इस ए पॉइंट से, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है, और ये इस तरीके से घूमते हुए यहां पहुंच गई, वो इस बी पॉइंट पर पहुंच गई है। इस बी पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी दूरी कितनी है और इसका जो विस्थापन है वो कितना है। ध्यान दे बच्चे, जो दूरी है, ये दूरी तो ये हुई, देखो इसने ये जो सर्किल आया है ये क्या हुआ, एक प्रकार की अर्धवृत्त की परिधि हुई। देखो क्या हुई, अर्धवृत्त की परिधि हुई, यानी जो दूरी है वो तो क्या आ गई, अर्धवृत्त की परिधि होगी। क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि होगी, समझ गए। अर्धवृत्त की क्या आ गई, परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है,
वृत्त की परिधि का सूत्र क्या पढ़ते हैं बनी, पाई 2 पाई आर, क्या पढ़ते हैं 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर, आर अपने पास त्रिज्या देखो, तो ये तो आ जाएगी इसकी पाई आर दूरी। तो विस्थापन की अगर बात करें तो ये देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच की जो दूरी आएगी देखो ये इसका केंद्र है ओ, यहां से यहां तक आर दूरी है, ये भी आर है, देखो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी एक प्रकार का क्या हुआ व्यास हुआ ये। तो इसका जो विस्थापन है वो विस्थापन कितना बना, विस्थापन जो है वो व्यास के बराबर बना, यानी कि 2r के बराबर हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न था ये। तो एक त्रिज्या के वृत्त पर है वस्तु द्वारा अर्धवृत्त पूरा करने में तय की गई दूरी जो है वो पाई आर होगी और विस्थापन जो है वो क्या हो गया 2r हो गया। अब बात करते हैं बड़े चाल यानी स्पीड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं चाल यानी के स्पीड की बात करते हैं। 1 सेकंड में चली गई चाल को हम क्या कहते हैं दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं दूरी कहते हैं, या डिस्टेंस कवर्ड इन पर ए यूनिट टाइम इज ए कॉल्ड स्पीड, या प्रति इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है वही क्या होती है चाल होती है। चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय होता है, याद रखना है। दूरी का मात्रक हम क्या पढ़ते हैं मीटर और समय का जो मात्रक है वो हमने क्या पढ़ा था सेकंड। तो इसका जो मात्रक है स्पीड का वो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये एक प्रकार की क्या होती है अदिश राशि है, क्या होती है एक प्रकार की अदिश राशि है, ये क्या है एक प्रकार की अदिश राशि है। औसत चाल की बात करें, अगर किसकी बात करें औसत चाल की बात करते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई जो कुल दूरी होती है वही क्या कहलाता है उसकी औसत चाल कहलाता है। यानी कि औसत चाल बराबर अपने याद रख सकते हैं औसत चाल बराबर है क्या होता है कुल दूरी बटा में तय करने में लिया गया समय, ये क्या आ जाएगी उसकी औसत चाल आ जाएगी, क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी, ध्यान रखना है। वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग क्या 1 सेकंड में वेग, विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं। भी 1 सेकंड में जितना विस्थापन होगा वो ही एक प्रकार का क्या होता है वेग होता है, क्या होता है वेग होता है, ध्यान रखना है। वेग का जो सूत्र है वो क्या होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक अभी हमने देखा क्या होता है मीटर और समय का क्या होता है सेकंड, तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। और ये एक प्रकार की क्या होती है सदिश राशि होती है, क्या होती है सदिश राशि होती है। आपेक्षिक वेग क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हो तो एक के अपेक्षा दूसरे का जो वेग है वो आपेक्षिक वेग कहलाता है। याद रखें जब दो ऑब्जेक्ट्स है वो मोशन में हो तो एक के अपेक्षा दूसरे का जो वेग आएगा वो उसका क्या कहलाएगा आपेक्षिक वेग कहलाता है। मान लेते हैं यहां पर साइकिल सवार है जो VA और VB है के वेग से चल रहे हैं तो उनका आपेक्षिक जो वेग है वो क्या होगा समान दिशा में होने पर, यानी कि BA से देखो V जो है B से A की ओर है तो हम क्या लिखेंगे VB माइनस VA, यानी कि पहले की अपेक्षा दूसरे का जो सवार का वेग है वो आ जाएगा। और अगर अपने A से B की ओर पढ़े तो क्या आ जाएगा VA माइनस VB हो जाएगा, यानी दूसरे की अपेक्षा पहले सवार का वेग आ जाएगा। अगर बात करें विपरीत दिशा में, किसकी बात करें विपरीत दिशा में अगर बात करें तो पहले की अपेक्षा दूसरे का जो वेग है वो क्या आएगा, यानी कि पहले की अपेक्षा दूसरे का वेग जो है VB माइनस VA हो जाएगा। यहां ध्यान रखना इस चीज का, इसमें तो सीधा माइनस VA आएगा, इसमें माइनस VA आ जाएगा जब विपरीत दिशा की बात हो रही है। और इसमें क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि ये क्या बन जाएगा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि VBA जो है वो क्या बन जाएगा VA प्लस से VB बन जाएगा। कब जब वो विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और अगर एक ही दिशा में वो आ रहे हैं, एक ही दिशा में अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा VB माइनस VA हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरे की अपेक्षा जो पहले का अगर वेग है वो निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा VAB हो जाएगा, तो VA माइनस VB हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है।
हाँ जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखना इस चीज का। तो अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट से के वेग सीधी रेखा में न होकर किसी खास एंगल पर झुके हो तो एक की अपेक्षा दूसरे का जो वेग है उनके वेगों के सदिश अंतर के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। सदिश अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रत्यास्थता की। किसकी बात करते हैं, प्रत्यास्थता की बातें करते हैं। किसी ठोस पिंड का आकार और आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। कोई भी ठोस पिंड अपने ले लें, उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस के आकार और आकृति को परिवर्तित करने के लिए एक बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, एक बल की आवश्यकता होती है और उस बल को कहा जाता है विरूपक बल। क्या कहा जाता है, विरूपक बल कहा जाता है। याद रखें, कोई भी ठोस है उसका जो आकार है, उसका जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हम उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर हम उसमें क्या लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसे कोई एक बाह्य बल देना पड़ेगा और जो बाह्य बल लगाएंगे वही क्या कहलाएगा, विरूपक बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विरूपक बल कहलाएगा। हाँ जी, ये एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि है। क्या होती है, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। याद रखना है, मात्रक क्या है इसका, पास्कल होता है। बाह्य बल लगाने पर स्थिति और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बाह्य बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो पिंड का यह गुण जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। याद दें, ध्यान से समझे इस चीज को। देखो, प्रत्यास्थता क्या होता है, अगर कोई वस्तु है और उसके ऊपर अगर अपने क्या लगाएं, कोई बल लगाएं, क्या लगाएं, बल लगाएं, और जैसे ही बल लगाएंगे उसके ऊपर तो उसकी आकृति जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और आकृति में जो परिवर्तन आएगा। लेकिन वापस जैसे ही अपने उस बाह्य बल को हटाएंगे तो उसकी आकृति मूल स्थिति में वापस आ जाए। अगर मूल स्थिति में वापस आ जाती है तो वो कहलाती है प्रत्यास्थ। क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ। अगर मान लो वो मूल स्थिति में नहीं आती है तो वो प्रत्यास्थ नहीं है। वैसे तो इस प्रकृति में कोई प्रत्यास्थ चीज नहीं है। इस प्रकृति में कोई भी चीज पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हाथी के दांत है, बिल्ली की खाल है, या अपने जो ये केस है, ये जो बाल है, इनको प्रत्यास्थ मान लिया जाता है कुछ हद तक। लेकिन इस प्रकृति में पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ कोई भी चीज नहीं है। तो प्रत्यास्थता का गुण जो है वो क्या है, ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर बल लगाएंगे, जैसे ही बल लगाएंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी और वापस हटाएंगे तो वो मूल स्थिति में अगर आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रत्यास्थ गुण कहलाएगा। अगर वो मूल स्थिति में नहीं आता है तो प्रत्यास्थ नहीं है। तो याद रखना इस चीज का। हाँ जी, अगर सर्वाधिक प्रत्यास्थता की बात करें तो हाथी का दांत है, बिल्ली की खाल है, जो मानव के केस हैं, इनको अपने कुछ हद तक प्रत्यास्थ मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी प्रत्यास्थ नहीं है। स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, इस बात का याद रखना है। स्टील जो होता है वो रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है, ध्यान रखना है। किसी वस्तु के आकार और आकृति में जो नियत में परिवर्तन करने के लिए जितना अधिक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है वह वस्तु उतनी ही क्या होती है, अधिक प्रत्यास्थ होती है। याद रखना है, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो परिवर्तित करने के लिए उसमें जितना अधिक अपने को बल लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। ध्यान रखना है। हाँ जी, यदि समान लंबाई और मोटाई के स्टील और रबड़ के दो तार लें और उनमें समान लंबाई में वृद्धि करने के लिए स्टील के तार पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। यानी कि अपने अगर कोई दो तार ले लें, एक स्टील का तार ले लें और एक अपने जो है रबड़ का तार ले लें, और दोनों के ऊपर उसकी आकृति जो है वो बदलनी है। अपने ये चाहते हैं कि उनकी आकृति बदले, तो आकृति बदलने के लिए उनके ऊपर क्या लगाते हैं, अपने बाह्य बल लगाते हैं। तो ज्यादा किस पे लगाना पड़ेगा, स्टील पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। किस पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, स्टील पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो स्टील पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रत्यास्थ ज्यादा कौन हुआ, स्टील हुआ। कौन हुआ, स्टील हुआ। ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपने संवेग की। किसकी बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं। किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है, किसी भी कोई भी पिंड है और कोई भी निकाय है, उस निकाय का
जो द्रव्यमान होता है और उसका जो वेग होता है, उनका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। यानी कि P बराबर है mv। क्या होता है? P बराबर है mv होता है, याद रखना है। और ये जो संवेग होता है इसमें क्या होती है? दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है। तो ये एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है, मात्रक की अगर बात करें तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और संवेग को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग भी पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दें, किसी वस्तु का अगर वेग दोगुना कर रहे हैं तो संवेग भी क्या होगा? दोगुना होगा। संवेग भी क्या होगा? दोगुना होगा, ध्यान रखना है। वेग समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, अगर द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो बाहरी वस्तु का संवेग क्या होगा? अधिक होगा, याद रखना है। क्या है? जैसे मान लो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, वो मान लिया एक वस्तु है, ए वस्तु है, मान ली अपने ये ए वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो है मान लो 50 kg। कितना है? 50 kg है। और कोई बी वस्तु है और इसका द्रव्यमान जो है वो अपने मान लिया कितना है? 40 kg है। कितना है? 40 kg है। और इसका जो वेग है वो मान लिया अपने क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। और इसका जो वेग है वो मान लिया अपने क्या है? इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड है। यानी समान वेग लेना है अपने को। क्या लेना है? वेग समान रखना है। तो किसका संवेग ज्यादा होगा? जो भारी वस्तु है उसका संवेग ज्यादा होगा। इसमें देखो भारी कौन होगी? जो 50 kg की है वो भारी है, तो भारी जो वस्तु है उसका जो संवेग है वो ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं त्वरण की। किसकी बात करते हैं? त्वरण की बात करते हैं। तो विशिष्ट समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है? त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होता है? त्वरण होता है। और वेग में वृद्धि धनात्मक त्वरण कहेंगे, और अगर वेग में कमी हो रही है तो अपने उसको क्या पढ़ेंगे? मंदन पढ़ेंगे या ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ जी। और इसका ये भी है क्या? सदिश राशि है। देखो दिशा की आवश्यकता है इसमें भी। तो इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का सूत्र जो है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन का मतलब है एक अंतिम वेग होता है और एक प्रारंभिक वेग होता है। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग अगर अपने घटा लें तो वो कहलाएगा वेग में परिवर्तन। और इनको जो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक आने में जो समय लगा उसको हम क्या लेंगे? समय अंतराल। क्या कह देंगे? समय अंतराल। ए त्वरण को ए से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से लिखते हैं, और प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, और t को क्या लिखते हैं? अपने समय अंतराल। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करते हैं? पृष्ठ तनाव की बातें करते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है वही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। याद रखना है। क्या है? किसी भी कोई भी द्रव ले लें, उस द्रव के पृष्ठ की जो पृष्ठ की लंबाई होती है, कोई द्रव है और उस द्रव की जो ऊपर का जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ की जो लंबाई होती है, उस लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ बटा में लंबाई। याद रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये थोड़ा सही कर लो, इसको सही करो। यहां पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई होता है। क्या होता है? बल बटा लंबाई। क्या होता है? बल बटा लंबाई होता है। बल बटा लंबाई, याद रखना है। बल बटा लंबाई होता है। हाँ जी। तो इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, याद रखना है। अगर एक कोई भी द्रव है और उसमें घुलनशील अशुद्धियां डाल दें अगर तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे जल में अपने अगर अल्कोहल डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव है वो क्या होगा? पहले से बढ़ जाएगा। अगर उसमें अघुलनशील अशुद्धियां मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? अघुलनशील अशुद्धियां मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जल में अपने तेल डाल लेते हैं, जल में क्या डाल दिया? तेल डाल दिया, तो तेल देखो क्या है? अघुलनशील है। अघुलनशील है, इसका मतलब उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ताप कम करने पर भी पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक होता है, याद रखना है।
ताप अगर कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, अधिक होगा, अतः द्रव क्या होगा, सिकुड़ेगा, यानी सिकुड़ने की ओर वो अंदर की ओर जाएगा, यानी कि ठोस की ओर होता हुआ जाएगा। जैसे परफ्यूम का ठंडा होना ही इसका उदाहरण है, परफ्यूम का ठंडा होना इसका उदाहरण मान सकते हैं। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, जो आसानी से जीभ पर फैलता है, इसी कारण अपने को क्या लगती है, वो स्वादिष्ट लगती है। पानी में केरोसिन डालने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जल में साबुन या फिर अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। रेसों में गहराई में जाकर साफ करता है वो। वर्षा या जो ओस की जो बूंदे होती है वो गोलाकार होना, वो भी किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। इसके बाद बात करते हैं सहसंजक बल। सहसंजक बल समान अणुओं के बीच लगता है, ध्यान रखना है। सहसंजक जो बल होता है वो क्या लगता है, जो समान अणु के होते हैं उन समान अणुओं के बीच जो लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है, सहसंजक बल कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के, इधर भी जल ले लें और इधर भी जल है, इन अणुओं के मध्य और इन अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, सहसंजक बल होगा। कौन सा होगा, सहसंजक बल होगा। असंजक बल क्या होता है, जो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, असंजक बल होता है। जैसे अपने ले सकते हैं पेन और पेपर के मध्य लगने वाला बल, मार्कर और बोर्ड के मध्य लगने वाला बल, ये कौन सा बल है, असंजक बल है, ध्यान रखना है। पारे में केस नली रखने पर उत्तल संरचना बनना सहसंजक बल के कारण है, यानी कि जो उत्तल संरचना बनती है, जो पारा है उस पारे में क्या रखेंगे, कोई केस नली रखेंगे, तो केस नली रखेंगे तो एक उत्तल संरचना बनती है। जो उत्तल संरचना बनती है वो किस बल के कारण बनती है, सहसंजक बल के कारण बनती है, ध्यान रखना है। क्योंकि पारा कांच के साथ नहीं चिपकता है, अतः ये अपने ही अणुओं के बीच क्या होता है, सिकुड़ता जाता है, इसी कारण क्या बनती है, एक उत्तल संरचना बनती है। जल में केस नली रखने पर अवतल संरचना बनती है। कौन सी बनती है, अवतल संरचना बनती है, याद रखना है। क्योंकि जल और कांच के बीच असंजक बल लगता है। कौन सा लगता है, असंजक बल लगता है, इसी कारण उसके मध्य जो संरचना बनती है वो कौन सी बनती है, अवतल संरचना बनती है। उसके बाद बात करते हैं अपने केशिका तव का। किसका, केशिका तव की बात करते हैं। केशिका तव क्या होता है, अगर किसी द्रव का गुरुत्व बल के विपरीत केस नली में ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाता है, केशिका तव कहलाता है। जैसे अपने कोई भी ऐसे ले लिया, केस नली ले ली और कोई द्रव के अंदर डाल लिया अपनी, अब जैसे ही द्रव के अंदर रखेंगे तो वो द्रव क्या करेगा, उस केस नली में ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगा। गुरुत्व बल कहां लगता है, नीचे की ओर। उस गुरुत्व बल के विपरीत क्या कर रहा है, वो ऊपर गति कर रहा है। देखो गुरुत्व बल के विपरीत क्या करेगा, वो गति करेगा। तो इस गुण को क्या कहते हैं, केशिका तव कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, केशिका तव कहते हैं। इसी के उदाहरण मान सकते हैं, खेत की जुताई जो है वो केस नली तोड़ते हैं, यानी खेत की जुताई अपने इसलिए करते हैं ताकि जो केस नली है, इसके अंदर केस नली बनी हुई है, वो टूट जाए, और पानी ठहराव के लिए भी करते हैं। इसी साथ ही साथ स्याही में पेन डुबोने पर स्याही का ऊपर चढ़ना, यह भी केशिका तव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, केशिका तव का उदाहरण है। डाल्टन में केरोसिन का ऊपर चढ़ना, यह भी क्या है, केशिका तव है। क्या है, केशिका तव है। इससे पहले अपने बुजुर्ग जो है, अपने माता पिता है, वो पढ़े थे, उनके पास वो एक पेन थे, जो पेन के अंदर स्याही डालते थे और स्याही के अंदर ऐसे किया और वो फिर उसे फट्टी के अंदर लिखते थे। तो वो भी किसके उदाहरण है, केशिका तव का उदाहरण मान सकते हैं अपने। अब बात करते हैं श्यानता, किसकी बात करते हैं, श्यानता, यानी कि दो परतों के बीच किसी द्रव का सापेक्ष वेग का जो विरोध है वही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है, श्यानता। और इसका मात्रक पूछा जाता है श्यानता का, याद रखें, मोस्ट है ये। श्यानता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पवाइज होता है। क्या होता है, पवाइज होता है। और द्रव का गाढ़ापन जो होता है, द्रव कोई भी द्रव है वो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें श्यानता का गुण जो है वो उतना ही अधिक होगा। कोई बस द्रव जो है वो जितना ज्यादा क्या होगा, गाढ़ा होगा, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, श्यानता का गुण होगा, ध्यान रखना है। श्यानता के कारण ही अणुओं के मध्य सहसंजक बल लगता है। अणुओं के मध्य जो सहसंजक बल लगता है वो श्यानता के कारण ही लगता है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि जो गैस है, गैस में क्या होगा, जो गाढ़ापन है वो कम है और द्रवों में ज्यादा है, यानी कि उसमें अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है
जो सहसंजक बल लग रहा है उस बल के कारण ही तो वो क्या है, द्रव जो है वो पास पास है, चिपके हुए हैं अणु उसके, और अणु पास पास चिपके हुए हैं, इसके कारण वो क्या है, उससे गैस की बजाय गाढ़ा है, इसलिए उसका श्यानता भी क्या होगा, अधिक होगी। द्रव का ताप बढ़ाने पर श्यानता कम होती है और गैस का ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है, याद रखना है, ये पूछा जाता है। अगर द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता कम होगी, अगर गैस का ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता बढ़ेगी। हाँ जी, इसी तरीके से पानी से भरी बाल्टी हिलाकर छोड़ने पर थोड़ी देर में स्थिर हो जाती है, तो ये भी क्या है कि श्यानता का गुण है। जल की अपेक्षा वायु में चलना सरल होता है, वायु में चलना सरल होता है, क्यों, क्योंकि वायु में श्यानता का गुण क्या है, कम है, और जल में श्यानता का गुण क्या है, अधिक है, इसलिए जल में चलना कठिन होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने रेखीय चाल की। किसकी बात करते हैं, रेखीय चाल की बात करते हैं। रेखीय चाल होती है दूरी बटा समय। रेखीय चाल क्या होता है, जिसका मात्रक है दूरी बटा समय होता है। और कोणीय चाल क्या होता है, कोण बटा में समय, क्या होता है, कोण बटा समय। वृत्तीय पथ में रखी चाल, उसका क्या होता है, 2 पाई आर बटा में टी, क्या होता है, 2 पाई आर बटे टी। वृत्तीय पथ में कोणीय चाल ओमेगा बराबर है 2 पाई बटा में टी होता है। और रेखीय चाल तथा कोणीय चाल में संबंध की अगर बात करें तो v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर, क्या होता है, v बराबर है ओमेगा आर होता है, ध्यान रखना है। ये संबंध जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये था अपना यांत्रिकी टॉपिक है, क्या था, यांत्रिकी टॉपिक था, जिसके ऊपर अपनी विस्तार से चर्चा की। कल इसके ऊपर अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले अपने उन प्रश्नों के ऊपर ये चर्चा करेंगे जो पीछे की परीक्षाओं के अंदर यांत्रिकी टॉपिक से पूछे हुए प्रश्न है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण है। और साथ ही उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो यांत्रिकी टॉपिक से अन्य किसी परीक्षाओं के अंदर पूछे हुए प्रश्न हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो कल की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यांत्रिकी से संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर यांत्रिकी का कोई ऐसा टॉपिक जो है अपने नहीं दिमाग में आया है तो उस बात को अपने क्वेश्चनों के माध्यम से सीख लेंगे और उसको हल करेंगे। तो कल की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा उसे कल की क्लास के अंदर विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।